जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो 20 डेज टारगेट में आज हम लोग करने वाले हैं डे 14। क्या करेंगे? डे 14 करेंगे। इसके पहले भी हमने डे 13 तक कंप्लीट करवा दिया है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में 4 टॉपिक यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ऊपर की तरफ आपको टाइमिंग दिख रहा होगा, टाइमिंग के हिसाब से अपने वीडियो को आप आगे पीछे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हिस्ट्री से। पहले सवाल में आपसे बोला गया प्रथम रोमन सम्राट कौन था। अब ये जो प्रथम रोमन सम्राट था इसके बारे में आपको बताना है कौन था। ऑगस्टस था, कॉन्स्टेंटाइन था, ट्राजन था, जस्टिन था। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑगस्टस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है कि प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था। कौन से महाद्वीप में नहीं था आपको ये बतानी है। उत्तरी अमेरिका है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है। सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। इसमें कहा गया है कि रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। अब रोम में प्रचलित जो चांदी का सिक्का था वो क्या कहलाता था। पेपाइरस कहलाता था, दिनारियस, सॉलिड्स सॉलिड्स या फिर इनमें से कोई नहीं था। सही जवाब हो जाएगा आपका दिनारियस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंटाइन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाले सरकंडा का पौधा क्या कहलाता था। तो ये जो कहलाता था ये पेपाइरस कहलाता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। इसमें कह रहा है कि ऑगस्टस का एक अन्य नाम क्या है। जो ऑगस्टस था इसका एक अन्य नाम था ऑक्टेवियन। क्या था? ऑक्टेवियन था। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे। कह रहा है कि ऑगस्टस कब शासक बना। ऑगस्टस जो शासक बना था वो बना था 27 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। कह रहा है कि ऑगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते थे। तो ऑगस्टस का जो साम्राज्य था उसको जो कहा जाता था वो कहा जाता था आपका ऑप्शन नंबर ए प्रिंसिपेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। इसमें कह रहा है आपसे कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो कॉन्स्टेंटाइन ने जो अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी कुस्तुनतुनिया में। कहाँ पे बनाया था? कुस्तुनतुनिया में। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था। तो रोमन साम्राज्य में जो गणतंत्र का काल था वो 509 बीसी से 27 बीसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। इसमें कहा जा रहा है कि संत ऑगस्टिन जो थे किस नगर के बिशप थे। तो ये जो था आपका हिप्पो, कहाँ का था? हिप्पो का। रोमन साम्राज्य में किस तरह का परिवार का प्रचलन में था। तो रोमन साम्राज्य में जो परिवार प्रचलन में था वो एकल परिवार प्रचलन में था। ठीक है, याद रखना है। एम्फोरा, ध्यान में रखिएगा, एम्फोरा किसे कहा जाता है। तो ये एम्फोरा किसे कहते हैं। तो ये एक तरह का क्या था? मटका या फिर कंटेनर था। मैपालिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे। तो ये कहा जाता था झोपड़ी को। किसको कहा जाता था? झोपड़ी को। इक्वाइट्स क्या थे। अब ये जो इक्वाइट्स थे वो क्या थे। तो वो एक अश्वरोही थे। क्या थे? अश्वरोही थे। ध्यान रखना है आप सभी को। अब हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला सवाल है कि भारत की जो सीमा है वो किस देश को स्पर्श नहीं करती है। यानी यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए इनमें से कौन सी सीमा जो है भारत को स्पर्श नहीं करे। भारत की सीमा किस देश को? तो किर्गिस्तान। किर्गिस्तान को जो है वो इसकी भारत की सीमा जो है स्पर्श नहीं करेगी। अगले सवाल पे आते हैं कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कौन से पड़ोसी देश के साथ है। तो बांग्लादेश के साथ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंधु को इंडस कौन लोग कहते हैं। सिंधु को जो है इंडस कौन लोग कहते हैं ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा यूनानी एवं रोमवासी लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 में। देखिए कहा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है। यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो भारत से बड़ा नहीं होगा। तो फ्रांस जो है वो बड़ा नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है। अगले सवाल पे आते हैं भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है। तो भारत की जो समुद्री सीमा है वो 7517 किलोमीटर है, याद रखना है। भारत के किस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती है आपको बतानी है। तो भारत की कौन से राज्य की सीमा है भाई। तो हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तेलंगाना का क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आता है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं टच करती है। तो वो है मणिपुर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 34 में कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो सम्मिलित नहीं है वो है म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 35 में कि पाक जल डमरू मध्य जिन देशों के मध्य स्थित है वो कौन से हैं। तो वो हो जाएंगे आपका भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 36 में कि जैसलमेर तथा अरुणाचल प्रदेश के सूर्योदय का अंतर आपका कितनी देर का है ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका 2 घंटे का अंतर पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर आता है 37 में कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई आपका कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक समुद्री मील में होता है, क्या होता है ये आपको बतानी है। तो एक समुद्री मील में जो होगा 1.8 किलोमीटर होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 39 में, निम्नलिखित में से भारत किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? कौन से राज्य की जो सीमा नहीं है भाई? तो असम की नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का सीमांतर अंतर्गत क्षेत्र समुद्र से आगे की ओर कितना फैला हुआ है? तो ये फैला है 12 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर सी। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है? अब ये जो तेलंगाना है वो भारत का कौन सा राज्य है आपको बतानी है, तो ये हो जाएगा आपका 29वां राज्य है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा आपका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो कौन सा राज्य नहीं बनाएगा भाई? तो नागालैंड नहीं बनाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पे। इसमें कहा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य किनके बीच है, ये बताना है आपको। तो ये जो है आपका मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 पे कि कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसको छोड़ दीजिए, जो इंपॉर्टेंट है वो करवा देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है वो हो जाएगा आपका गोवा। भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें झारखंड भी आपका शामिल है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अंडमान और निकोबार में कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार को जो अलग करेगा वो 10 डिग्री चैनल अलग करेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है आपका विश्व में सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी? तो सर्वप्रथम जो हुआ था ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, ध्यान रखना है आप सभी को। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे कि संविधान के प्रावधान के अनुसार भारत को क्या कहा जाता है? तो ठीक है, भारत को जो कहा जाता है वो कहा जाता है संघ शासित क्षेत्र या संगठन। देखिए यहाँ प्रस्तावना होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? संघ सूची में जो विषय है आपका 100 विषय हैं। भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? तो ये जो शक्ति है वो संसद के पास है, ध्यान में रखना है आप सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। इसमें कह रहा है भारतीय संघीय व्यवस्था के सरकारी संघवाद का उदाहरण है, क्यों उदाहरण है? केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बनाए रखने हेतु अनेक व्यवस्थाएं दी गई है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समवर्ती सूची में कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? तो समवर्ती सूची में जो विषय हैं वो आपके 52 विषय हैं। विश्व में कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने की पद्धति पर गठित है? तो ये जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों पर कौन सा शासन करता है, यानी कि कौन शासन करेगा ये बताना है। तो संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार यहाँ पे शासन करती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे कि विश्व के कितने देश संघवाद हैं? विश्व के कितने देश जो है वो संघवाद हैं? ये 25 देश जो है वो संघवाद हैं। विश्व के किन देशों में एकात्मक सरकार पाई जाती है? तो विश्व के किन देशों में एकात्मक सरकार पाई जाती है ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड में, जापान में और चीन में। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि राज्य सूची में कितने विषय हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें 61 विषय हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये लागू किया गया था आपका 1956 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया निम्न में से किन सूचियों की चर्चा भारत के संविधान में है? किसकी चर्चा है? तो संघ सूची की, राज्य सूची की, समवर्ती सूची की। तो उपयुक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। कहा गया है कि किसने कहा कि हम संविधान में संघ का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया है? किसने कहा था इसको? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। सरकारिया आयोग का संबंधित यानी कि संबंध किससे है आपको बतानी है। तो ये जो है केंद्र और राज्य के संबंध से है, ठीक है। शिक्षा किस विषय के अंतर्गत आता है आपको बतानी है। तो ये जो शिक्षा है आपका समवर्ती विषय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? तो ये बात किसने कही थी? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर डी केसी व्हीलर ने। किसने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में कितने राज्य सम्मिलित हैं?
तो ये जो सम्मिलित है ना, ये कितने राज्य सम्मिलित हैं आपको बतानी है। तो 12 राज्य जो है यहाँ पे सम्मिलित है। किस राज्य से पृथक होकर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य बना था? कौन से राज्य से पृथक होकर बना था? तो आप लोग सबको पता है कि बिहार से हम लोग पृथक हुए थे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे है? तो अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो वो है आपके संघ के पास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 22 पे, पंचायती राज विषय है। अब ये जो पंचायती राज है ये कौन सा विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो भूमि सुधार जो आते हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ध्यान में रखना है। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। तो केंद्र राज्य संबंध में विवाद का कारण कौन रहा है? राज्यपाल का पद। ठीक है, ध्यान रखना है। रेलवे भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है केंद्र सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि संघ सूची में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कि भारत में संघ केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन होता है, किसके द्वारा होता है ये आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में निर्वाचन आयोग को किस सूची में रखा गया है? तो निर्वाचन आयोग को जो रखा गया है वो संघ सूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में कि क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भारत में कब की गई? तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1956 में। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। लास्ट सवाल है आपका कि क्वेश्चन नंबर 30, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल है कि संबंधित चरों के समूह के परिमाण एवं में परिवर्तन को मापने की एक सांख्यिकीय साधन है, डैश होता है। कौन होता है? तो ये होता है आपका सूचकांक। कौन होता है? सूचकांक होता है। ठीक है, सूचकांक में दो अवधियों में से जिस अवधि के साथ तुलना की जाती है उसे किस अवधि के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है ये सब सवाल। आधार अवधि कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आधार अवधि बोलते हैं, ध्यान रखना है आप सभी को। आधार अवधि सूचकांक का मान कितना होता है? तो आधार अवधि सूचकांक का जो मान होता है वो 100 होता है, ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, इसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसमें कह रहा है कि ये जो सूत्र है ये किस चीज़ का सूत्र है आपको बतानी है। तो ये जो है सरल समूहित कीमत सूचकांक का सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि लेस्पियर का मूल्य सूचकांक किस अवधि परिमाण को भार के रूप में प्रयोग करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आधार अवधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पासे का मूल्य सूचकांक किस अवधि परिमाण को भार के रूप में प्रयोग करता है? सही जवाब हो जाएगा इसका वर्तमान अवधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपभोक्ता कीमत सूचकांक को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो और हम लोग जानते हैं निर्वाह सूचकांक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खुदरा कीमतों और औसत परिवर्तन को कौन मापता है? तो इसको जो मापेगा ना वो मापेगा आपको उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो फिर इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा है कि सामान्यतः मुद्रास्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है वो थोक कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब शेयर की कीमतों में वृद्धि होती है तो ये डैश में वृद्धि द्वारा प्रतिबिंबित होता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी संवेदी सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि खनन, विनिर्माण एवं विद्युत किस सूचकांक की शाखाएं हैं? तो ये जो शाखाएं हैं ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की शाखाएं हैं। अगले सवाल पे आते हैं किसी देश के विकास के अध्ययन के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। सही जवाब हो जाएगा मानव विकास सूचकांक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि संवेदी सूचकांक स्टॉक मार्केट में किसके लिए मार्गदर्शक होता है? तो ये जो मार्गदर्शक होता है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी निवेशकों के लिए। सूचकांक को प्रदर्शित कौन करेगा? सूचकांक को जो प्रदर्शित करता है वो करता है P01, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कि संकेत शब्द P01 में जीरो क्या बतलाता है? तो ये जो जीरो है ना ये क्या बतलाएगा ये आपको बताना है। ये आधार वर्ष को बतलाता है। कीमत अनुपात बराबर क्वेश्चन मार्क बाय आधार वर्ष कीमत गुना 100, ये जो है किसका फॉर्मूला है आपको बतानी है। तो ये जो फॉर्मूला है ये है वर्तमान वर्ष का फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आना है, वर्तमान वर्ष की कीमत का फॉर्मूला है। इसके बाद कीमत अनुपात जो यहाँ पे दिया गया है वो किसको डिनोट करता है ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इस फॉर्मूले में, यहाँ पर आपको क्या पुटअप करना है। तो यहाँ पे जो पुटअप होगा वो हो जाएगा आपका
सिग्मा पी 0, ठीक है, ध्यान रखना है। आर्थिक नीति निर्माण के लिए डैश अपरिहार्य होते हैं, यानी कि अनिवार्य होते हैं, क्या होते हैं आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका सूचकांक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से अगर देखिए, जिसमें कह रहा है आपसे डैश मुंबई स्टॉक एक्सचेंज संवेदी सूचकांक संक्षिप्त रूप है, कौन है भाई? तो यहाँ पर आपको बताने हैं इसका राइट आंसर, तो हो जाएगा सेक्सेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संवेदी सूचकांक के चढ़ाव का तात्पर्य आपका क्या है ये बताना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका सभी। सभी को ध्यानपूर्वक धीरे धीरे अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, ये सभी हो जाएगा। सेक्शंस का आधार वर्ष आपको बताना है क्या होता है, तो इसका जो आधार वर्ष होता है वो 1978 से 1989 इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत डैश कंपनियों का स्टॉक है, कितनी कंपनियों का स्टॉक है ये आपको बतानी है, तो 30 कंपनियों का स्टॉक है, याद रखना है। मुद्रा क्रय शक्ति बराबर 1/डैश, मतलब कि यहाँ पे क्या भराएगा नीचे फॉर्मूले में आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, निर्वाह सूचकांक हो जाएगा। वास्तविक मजदूरी बराबर मौद्रिक मजदूरी, फिर है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आपको लिखाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह में, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा निर्वाह सूचकांक, ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए।